वेलकम बैक इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के लिए हम मॉक टेस्ट ला रहे हैं और अब जो ही आपके एग्जाम्स जो है बहुत ही नज़दीक आने लगे, हमारी स्पीड भी यहाँ से थोड़ा बढ़ने लगी। एमसीक्यू सेशन हम अब कोशिश कर रहे हैं कि आपका हर एक जो डायमेंशन है वो टच हो जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे एमसीक्यू सेशन जो है बहुत ही पसंद आएंगे, क्योंकि हम उसी के रिलेटेड एज पर यूर सिलेबस, जो भी जेके एसएसबी का सिलेबस आपके ओरिएंटेड है, स्पेशली जेके पीएसआई का जो एग्ज़ाम आपको 27 को होने जा रहा है, आप मान के चले कि वो अभी ऑन टाइम है, ड्यू टाइम है। अपनी प्रिपरेशन को आप हाल्ट मत करिएगा, बहुत ही क्रूशल टाइम है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से शेयर करी थी। और अभी जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जहाँ पे हमने नहीं देखा है अब तक, आपको हमने एमसीक्यू प्रोवाइड किया था, वो इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड है, जहाँ पे अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि किस पोर्शन में हम टच करने जा रहे हैं। तो हम कोशिश कर लेंगे कि आपको हम हर एक इसका हॉराइजन जो है वो खोल के रखेंगे, आपके सामने रखेंगे, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स वहाँ पे ला पाओगे। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। The value of goods and services produced by residents of a country and the value of their property is called। तो ये चारों ऑप्शंस आप लोगों के सामने। जीडीपी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन सी इज ग्रॉस नेशनल इनकम, ऑप्शन डी इज नेट नेशनल इनकम। याद रखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। ड्रीम हाई एकेडमी के नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे आपको पीडीएफ कुछ ही दिनों के बाद अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद आप अपना स्कोर हमें कमेंट करके बता देंगे, ताकि हमें भी कमेंट्स में पता चलेगा कि हमें किस डिफिकल्टी में आइंदा एमसीक्यूज तैयार करने हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, ग्रॉस नेशनल इनकम बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री इज टोटल ऑफ इट्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ऑप्शन ए informal economy, ऑप्शन बी earnings of foreign exchange in the domestic country, ऑप्शन सी subsidies of the consumption of goods and services, ऑप्शन डी is consumption of capital in the production। I hope you have covered this topic as well। जब भी आपने प्रिपरेशन प्रिपेयर किया होगा, आई होप कि आप लोगों ने इन टॉपिक्स के ऊपर भी अच्छी नज़र रखी होगी। यू हैव नॉट एलिमिनेटेड दिस टॉपिक्स। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाएंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिपोर्ट ऑन इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। तो कौन सी मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल होती है, पब्लिश करती है रिपोर्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम? ऑप्शन ए इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एंड आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। अपना आंसर लिखिए, हमारे आंसर के साथ मैच करिएगा। इसका जो राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर है। लाइक, कमेंट और शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो जाए। और हम चाहते हैं कि हर एक जो एफोर्ड नहीं कर पाता है ऑनलाइन पेमेंट कोचिंग, हम पेड कोचिंग जो होती है एफोर्ड नहीं कर पाता है, हम चाहते हैं कि उसके पास ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए कुछ मटेरियल हमारा भी। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया? ठीक है, नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, ये बात याद रखना ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ पे इसमें बहुत अच्छी लेवल देखने को मिलेगी इस वाले पेपर में। ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ऑप्शन डी इज प्लानिंग कमीशन। एंड यू नो दैट इसका जो राइट आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट disguised unemployment exists primarily in the dash sector of our country। कहाँ पे disguised unemployment है, और बहुत आप इससे वाकिफ भी होंगे। ऑप्शन ए इज डिफेंस, ऑप्शन सी इज बी इज एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी इज मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दी अबव। आपको पता है डिस्गाइज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में हो रही है। डिस्गाइज्ड मीन्स कभी बहुत ज़्यादा काम मिलता है आप लोगों को, कभी काम ही नहीं होता है। हालांकि हमें पता है, थोड़ा यहाँ पे मैं इलाबरेट करूँगा चीज़ों को, हमें पता है इंडियन इकोनॉमी एग्रीरियन इकोनॉमी है, बट मोस्ट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, क्योंकि बहुत बार आप देखोगे कुछ मौसम ऐसे होते हैं, कुछ सीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ही अनएम्प्लॉयमेंट हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट इसको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी बोला जाता है।
Question number 6 is that when a large number of workers get unemployed due to automation of industrial processes, this phenomenon is called option A cyclical unemployment, disguised unemployment, option C is structural unemployment, option D is the seasonal unemployment। और इसका भी आंसर है स्ट्रक्चरल, इसका आंसर है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसका आंसर है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि स्ट्रक्चर ही चेंज हुआ, ठीक है, ऑटोमेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस आई, मैनुअल काम खत्म हुआ, तो यानी कि एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ, जो मैनुअल काम था वो अब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन काम, अब मशीन वहाँ पे काम ऑटोमेटिकली कर रही है, ठीक है। इस तरह से आप इन चीज़ों को रिलेट कर लेंगे। द मीनिंग ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑप्शन ए जीरो मार्जिनल productivity of labor, option B is zero total productivity of labor, option C zero average productivity of labor, option D is none of the above। इसका जो राइट आंसर है that is option A। Option A is the right answer, that is zero marginal productivity of labor। Question number 8 is that the term economic growth is explained by, option A structural changes in the economy, option B increase in the per capita production, option C is increase in the per capita income, option D is all of the above। टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब होता है, और आई होप आप सबको पता होगी कि ये तीनों इकोनॉमिक ग्रोथ का एक्सप्लेन कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी, ठीक है, इंक्रीज पर कैपिटा प्रोडक्शन एज वेल एज पर कैपिटा इनकम में जब इंक्रीज होगा तो हम बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज एक्सप्लेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन ए improvement in the distribution system, option B improvement in the technology, option C improvement in the production, option D is all of the above। and you know that इसका भी आंसर जो है वो all of the above है। improvement in the distribution system यानी कि equally distribution मिलनी चाहिए, improvement in the technology ये obviously ये economic development का scenario बन रहा है, improvement production में भी जब improvement होगी तो economic development automatically हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 is that the main characteristic of an underdeveloped economy is that it has, option A स्टेट। आप थोड़ी देर इसको पास भी कर सकते हो वीडियो को, ऑप्शन अच्छे से देख लो, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, फिर अटेम्प्ट कर लो। आप ये समझो कि आप रियल टेस्ट में इस वक्त आप रियल टेस्ट दे रहे हो, रियल एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हुए हो, इस तरह से आप फील करिए। सो ऑप्शन ए a state of deprivation among large proportions of the population, option B is high per capita income, option C is that a large proportion of the about force in the tertiary sector होता है services sector, ठीक है, option D is none of the above। so इसका जो right answer है that is option A, स्टेट ऑफ डिप्रिवेशन एमंग लार्ज प्रपोर्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का एक कंसेप्ट है। हाई पर कैपिटा इनकम हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। लार्ज प्रपोर्शन ऑफ अबाउट फोर्स इज द इन द टर्शरी सेक्टर, ये भी नहीं हो सकता है। ये कहाँ पे होता है? डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में ये फीचर होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्कर्सिटी ऑफ कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 11 में रीड कर रहा हूँ। स्कर्सिटी ऑफ कैपिटल, अनएम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल backwardness are generally found in dash economies, option A underdeveloped economies, option B developed economies, option C partly developed economies, none of the above। तो आपको पता है जहाँ पे कम पाया जाएगा आपका कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस जहाँ पे होगी वहाँ पे वो अंडर डेवलप्ड कंट्री ही होगी। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग is not an indicator of an economically developed nation? High level of literacy, low death rate, high per capita income, and option D is a high proportion of labor in the primary sector। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ऑप्शन भी बड़े ट्रिकी है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, ए हाई प्रपोर्शन ऑफ द लेबर इन द प्राइमरी सेक्टर, जैसे कि इंडिया के सिनेरियो में हो रहा है। अभी इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप्ड नहीं हो रही है। अदरवाइज ये तीनों चीज़ें आपको डेवलप्ड कंट्रीज में पाई जाएंगी, और ये जो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादातर लेबर लग रहा है वो डेवलपिंग कंट्रीज में अभी लग रहा है, क्योंकि वो डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, वो अब डेवलप्ड कंट्री बनने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज दैट विच of the following determinants of the growth is नॉन इकोनॉमिक फैक्टर कैपिटल। बहुत तेज़ में जा रहा हूँ ताकि आपका जो ये टाइम है ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। 10-11 मिनट्स का हम बनाएंगे ये एक वीडियो बाइट, ठीक है।
तो ऑप्शन ए नेचुरल रिसोर्सेज, बी फेवरेबल लेजिस्लेशन, ऑप्शन सी इज नन ऑफ द एबो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप वीडियो को पास भी कर सकते हो, अपने आंसर्स प्लीज़ एक बार कमेंट में हमें बता देंगे आपका स्कोर क्या रहता है, नेट स्कोर क्या रहता है आफ्टर डिडक्टिंग, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, तो वो सब चीज़ आप ख्याल रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इज दैट द डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इज लिमिटेड बाई। Division of labor is limited by size of labor forces, quantity of capital available in the market, option C is the extent of the market, option D is both B and C। तो डिवीजन लेबर की जो लिमिट बता दिया है एडम स्मिथ ने, बोथ बी एंड सी, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल अवेलेबल इन द मार्केट एज वेल एज द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट। जितना मार्केट बड़ा होगा उतनी ही लेबर में डिवीजन ज़्यादा होंगी, जितना कम होगा वो लिमिटेशन होगी, ठीक है ना। Question number 15, an increase in the national income of a country due to an increase in the prices is known as. So an increase in the national income of a country due to an increase in the price is known as. Option A, increase in the national income एट बेस ईयर, इंक्रीज इन द नॉमिनल नेशनल इनकम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन बहुत ही ट्रिकी है। इंक्रीज इन द नेशनल इनकम एट ए कॉन्स्टेंट प्राइसेस, इंक्रीज इन द रियल इनकम। आपको पता है इसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, ये रियल इनकम हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, रियल इनकम हो ही नहीं सकता है इसका जो ऑप्शन है। और बेस ईयर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बेस ईयर ये एक्चुअली है इंक्रीज इन द नॉमिनल नेशनल इनकम, जो करंट ईयर में प्राइसेस चेंज होती है वही होता है ये, ओके, उसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं दूसरे लफ्जों में। क्वेश्चन नंबर 16, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे आपको इसका मीनिंग ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि ये इन्फ्लेशन की बात कर रहा है। थोड़ा तोड़ मरोड़ के हमने क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश किए हैं, कभी कभार एसएसबी बहुत तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन को पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफर्स टू economic growth, option A economic growth, option B economic growth plus change in the output distribution and economic structure, option C is improvement in the well-being of the urban population, option D is sustainable increase in the gross national product। Right answer is sustainable increase in the gross national product। economic development refers sustainable increase in the gross national product। Question number 17, OPEC, OPEC is the organization of petroleum exporting country, option B organizing a free European Commission, option C oil producing economic gas, option D is organization of problematic economies committee। और आपको पता है ओपेक का मीनिंग होता है, आपको पता है ओपेक, OPEC, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्री यूरोपियन कमीशन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 18 इज दैट PPP is a theory that tells us that a theory that tells us that exchange rate between currencies are in equilibrium when their purchasing power is the same in both countries, option B GDP divided by exchange rate, option C a measure of income inequality, option D a measure of infant mortality इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, ए मेजर इन इन्फेंट मोर्टेलिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। PP यही होता है, ओके, एक मेजर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 इज दैट द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI कंबाइन 3 इंडिकेटर्स, दे आर, कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए इन्फेंट मोर्टेलिटी, ऑप्शन बी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एडल्ट लिटरेसी रेट, ऑप्शन बी क्राइम रेट, clean environment and quality of housing, option C is air pollution rate, water pollution rate and sanitation, option D is health education and the environment। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन C, एयर पोल्यूशन रेट, वाटर पोल्यूशन रेट एंड सैनिटेशन।